चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कुछ ही पूछना, किसी भी तरह कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो हम लोग आगे मूव करेंगे। तो देखो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ये क्या है वो देखो, सिंपल इसका स्टेटमेंट है, प्रूफ में भी हम लोग को नहीं जाना है। पहली बात तो हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है वो ऐसा चीज जो मतलब जिसका तुम्हारे पास सॉलिड कोई प्रूफ ना हो, ऑब्जर्वेशन से अपने एक्सपीरियंस से बोला जाता है। तो इसका प्रूफ नहीं है अपने पास, हालांकि इनडायरेक्टली हम एक बताएंगे तरीका बाद में, पहले समझ लीजिए है क्या, उसके प्रूफ का भी तरीका एक बताएंगे, इनडायरेक्ट मेथड है अपने पास, पर वो सच में प्रूफ हम उसको नहीं मानते, बट प्रूफ जैसा ही कुछ है। ये क्या बोलते हैं वो देखो, डी ब्रोगली कब आया था ये हाइपोथेसिस, किसको पता है क्या ईयर? 1924। 1924, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 1924 में ये आया था। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, वो बोले कि भाई जैसे हम लोग पीछे पढ़े कि लाइट जो है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है, वो इसको जनरलाइज करते हुए बोले भाई इस दुनिया में कोई भी मैटर, इस दुनिया का कोई भी मैटर वेव जैसा ही बिहेव कर सकता है, पार्टिकल जैसा ही बिहेव कर सकता है। मतलब यह एक लाइट का ही नेचर नहीं है कि वह डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, कोई भी मैटर इस दुनिया का डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। यही इसका स्टेटमेंट है, जैसे कि लाइट डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी, सिमिलरली दुनिया का हर मैटर, हम लोग इंसान हैं, हम लोग भी वेव जैसा ही बिहेव कर सकते हैं, पार्टिकल जैसा ही बिहेव कर सकते हैं। हर चीज, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल जैसा ही बिहेव करता है और वेव जैसा ही बिहेव कर सकता है। दोनों मतलब इस दुनिया का हर मैटर में ये डुअल नेचर पाया जाता है। सिंपल इसका स्टेटमेंट है, लिखो क्विकली इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज hypothesis, according to de Broglie hypothesis, every matter should also exhibit dual nature that is both wave and particle properties। ब्रैकेट में लिख लो सिमिलर टू लाइट या रेडिएशन, जो भी लिखना, लाइट जैसा ही हर मैटर, इसको जनरलाइज कर दिया, हर मैटर वेव जैसा ही बिहेव कर सकता है, पार्टिकल जैसा ही बिहेव कर सकता है। डी ब्रोगली आके ऐसा बोले 1924 में। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है। और डुअल नेचर सब तुम लोग समझ गए होगे, डुअल नेचर मतलब वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी 1924 का ये कहानी है, ठीक है। अब इसी का मैथमेटिकल वर्जन है, ये तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लिए हाइपोथेसिस का। नीचे लिखो मैथमेटिकली, अब कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो पार्टिकल नेचर तो क्लियर है, जब वो वेव जैसा बिहेव करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर वेवलेंथ होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। तो इसीलिए बोले, लिख लो मैथमेटिकली द वेवलेंथ corresponding to the wave nature of a particle mathematically
the wavelength corresponding to the wave nature of a particle is inversely proportional to its momentum. ये इसका मैथमेटिकल वर्जन हो गया डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का ही। मतलब ये क्या बोले कि कोई भी मैटर पार्टिकल जैसा तो बिहेव करता है, हम ही लोग हैं पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। ऑब्वियसली पार्टिकल जैसा ही तुम ट्रीट कर रहे थे, मैकेनिक्स भी पढ़ रहे थे, जितना पढ़े तुम लोग याद करो, पार्टिकल जैसा ही ट्रीट कर रहे थे तुम एक इंसान को या कोई भी चीज को, जनरली जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ आके बोले कि उस चीज के अंदर भी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका भी वेवलेंथ तुम निकाल सकते हो। लेकिन हम अगर हैं, मेरा मास कुछ है तो मेरे करस्पॉन्डिंग में तुम क्या निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। हमारे अंदर भी हम भी वेव प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ऐसा कुछ उनका बोलने का मतलब। और वह क्या होता है, जो वेवलेंथ है किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग, वह वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा कांस्टेंट आता है बताओ? प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट आने वाला है, लेम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, घेर लो ये लिख करके। ये तुम किसी भी चीज के लिए लगा सकते हो, अपने लिए भी लगा सकते हो। इसी को लिखना चाहे तो लेम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी भी होगा, ऑब्वियस बात है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एच बाई एम बी। एच बाई एम बी, ठीक है। अब इसमें इसी फॉर्मूला का दो और वर्जन है, ठीक है, जो तुम डायरेक्टली यूज करने वाले हो, बट उसका बेसिक समझ लो, तुमको वो दो अलग याद करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको प्रूफ के तौर पे बताएंगे दूसरा फॉर्मूला दो, बाकी दो कैसे आ रहा है। ये सिंपल है, किसी भी चीज का मान लो, जैसे हम ही है, मान लो मेरा मास मान लो 60 kg, हम 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगे, तो डी ब्रॉगली बोलता है भाई जो ही तुम 5 मीटर पर सेकंड दौड़ रहे हो, तुम भी एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसका लेमडा यहाँ से निकाला जा सकता है एच अपॉन तुम्हारा मास 60 इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड करो, जितना लेमडा समझ जाओ उतने वेवलेंथ का तुम वेव क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। किसी के लिए भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन ही था तुम्हारा, तुम देख रहे थे सर्कल के अंदर वो मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी से, तो मोमेंटम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम जानते हो, डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग भी जो वेव प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका वेवलेंथ तुम निकाल सकते हो, किसी भी चीज का निकाल सकते हो। अब आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मोमेंटम है नीचे में, मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बदल सकते हैं। तो देखो क्विकली, और मास लेमडा इज इक्वल टू है एच बाई पी वाला फॉर्मूला, सब लोग जानते हो। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पी स्क्वायर बाय 2m होता है, मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। इनकेस अगर नहीं पता है किसी को तो जस्ट एक बार हम बोल दें यहाँ कैसे करते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर ये होता है, m से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, m स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम mb का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे में हो जाएगा 2m, तो ये आ गया पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। मोमेंटम का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो रूट अंडर 2m के ही, यहाँ से आ रहा है मोमेंटम इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के, यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एच इज इक्वल टू, सॉरी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m के, 2m काइनेटिक एनर्जी।
ये अगर तुम्हें याद नहीं भी है, क्वेश्चन दे दिया किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इतना है, मास इतना है, तो भाई तुम निकाल सकते हो, मोमेंटम निकाल के इसमें पुट कर लो। बट डायरेक्टली यूज किया करो, तुम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चन आया, डायरेक्टली ये यूज कर लो, क्यों टाइम लगाओगे एक्स्ट्रा, तो डायरेक्ट याद हो जाता है देखते देखते, ठीक है। बट इनकेस याद नहीं हो तो ये मत सोचना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पहले मोमेंटम निकाल लो, फिर लैम्डा इक्वल टू एच पे यूज कर लो। तीसरा, इसका तीसरा वर्जन इस फॉर्मूला का वो ये है, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए यूज होता है केमिस्ट्री में। देखो ये लिख लो तुम लोग, हालांकि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है, बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे, इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। ये है, कोई चार्ज है मान लो, यही फॉर्मूला को हम लोग चार्ज के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो कैसे, कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या कोई भी अल्फा पार्टिकल हो, जो चार्ज पार्टिकल हो, उसको तुम क्या किए, एसिलरेट करा। मान लो चार्ज पार्टिकल भी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो मोमेंटम कितना है, जीरो। तो अगर मोमेंटम जीरो है, उसके लिए तुम लेमडा का बात करना मीनिंगलेस है, क्योंकि तुम देख पा रहे हो एच बाई पी, लेमडा इन्फिनिटी हो जाएगा, किसी चीज का वेलोसिटी जीरो है, हम रेस्ट पे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मेरा लेमडा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब डिफाइंड नहीं होगा उसका, तुम सेंस नहीं कर पाओगे कुछ खास, बट ठीक है, बोल सकते हो कि जो लेमडा जो इन्फिनिटी को जा रहा है, बोलने को तो बोल ही सकते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली रेस्ट पे बात नहीं करेंगे लेमडा का, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा उस केस में। तो मान लो कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तुम क्या किए, एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिए, 10 वोल्ट का या 20 वोल्ट का कोई पोटेंशियल क्रिएट कर दिए, उसके कारण क्या होगा, वो चार्ज मूव करने लगेगा। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, पोटेंशियल का सच में मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज को मूव कराने लगेगा, और जो ही चार्ज मूव करने लगा, m इंटू भी मोमेंटम आ गया उसके पास, और मोमेंटम आ गया तो उसे करस्पॉन्डिंग लेमडा उसका कुछ ना कुछ रहा होगा। तो क्वेश्चन तुमसे ऐसे आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको इतना वोल्ट के अंदर एसिमुलेट करा दिए, बताओ कितना उसका लैम्डा होगा, डी ब्रोगली क्वेश्चन से निकालो। तो कैसे निकालते हैं उसका बेसिक बता रहे हैं, और लिख रहे हैं यहाँ पे, एसिमुलेटेड थ्रू पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले इसको, पोटेंशियल भी। कोई चार्ज है जो तुम्हारा, सच में चार्ज को हम क्या बोले, ये चार्ज तुम्हारा, चार्ज को मान लो क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यू, इसको क्यू हम बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका ये जो पोटेंशियल इसको दिए हैं वो भी है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है, उसी फॉर्मूले में पुट करना है, इसलिए हम बोल रहे फॉर्मूला एक ही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। बट डायरेक्ट तुम्हें याद रहता है तो एग्जाम में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ना इतना, बेसिक डायरेक्ट तुम लगा दो। तो देखो, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल भी के अंदर दोहराए हैं, 10th वाले फॉर्मूला से हम जाते हैं। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। याद है क्या मनीषा? जी भैया। यहां से वर्क डन क्या आ रहा है, Q into भी हो जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितना मान के चलोगे, रेस्ट से एक्सीलरेट करवा रहे हैं, जनरली रेस्ट से ही करवाया जाता है, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, -0, तो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। हम नहीं लिख रहे हैं, बट लिखना है तो लिख लो। वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ लग रहा है, पहले ही बोल देते। तुम्हारे पास यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी आ गया, और काइनेटिक एनर्जी आ गया तो मोमेंटम निकाल सकते हो क्या, जी भैया। पुट कर दो लेमडा इक्वल टू, नया फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा लेमडा का, जब चार्ज वाला क्वेश्चन आए तो। अब तुम्हें बेसिक पता है तो होता क्या, देखो एग्जाम में कंफ्यूज, अगर तुम्हें बेसिक पता है तो तुम्हारे फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो, नहीं याद है ऑन द स्पॉट, या सोच रहे हो ये था या वो था, ऐसा कुछ था, खट से निकाल लो, टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस में रहोगे तो तुमको टाइम नहीं लगेगा, तुम 10 सेकंड 20 सेकंड में फॉर्मूला ही डिराइव कर लोगे तरह से, और इनकेस भूल जाते हो। तो यहाँ से देखो, अगर हम निकालें मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ से के वो पुट कर देना 2m के ऊपर निकाले हुए थे हम लोग, तो 2m के ई, और के ई अभी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्यू भी, काइनेटिक एनर्जी क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल, सीधा सीधा। सो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज को रिलेट करा रहे हो तो लेमडा इक्वल टू हो जाता है बस एच बाई पी, फॉर्मूला वही है, एच बाई पी ही है, बट पी का वैल्यू पुट कर देना है वहां पे चार्ज के टर्म्स में, रूट अंडर 2m क्यू बी। एक क्यूबी वाला कंसेप्ट याद ही रख लो,
चार्ज इनटू पोटेंशियल जो होता है वो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देगा अगर उस किसी चार्ज को मूव कराओगे तो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि ये चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कभी क्वेश्चन आता है फिजिक्स के पेपर में, मॉडर्न फिजिक्स से, तो ये चीज लगता है वहां पे, ये याद ही कर लो। Q इंटू भी तुम्हें दे देगा काइनेटिक एनर्जी की चार्ज को रिलेट करा रहे हो, तो घेर लो, तीनों फॉर्मूला घेर लो। तो यहाँ ये वाला घेर दो, ये चार्ज के लिए है, और ये इनकेस जनरल है तुम्हारा। फॉर्मूला एक ही, हम तो एक ही फॉर्मूला बोलते हैं इसको, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे हमें लैंग्वेज में लिखना चाहिए था Q इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ये बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोल के आता है। अगर इनकेस, ध्यान देना यहाँ पे इनकेस जस्ट बोल देते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर बोल दे चार्ज को इनिशियली इतने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो तुम्हें ये इक्वेशन पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। और जिस बच्चे को बेसिक पता नहीं होगा वो पूरा पूरा मिस्टेक करके आएगा ऐसे क्वेश्चन, वो सीधा ये लगाएगा। जनरली ज्यादातर बच्चे को देखते हैं याद ही कर लेता है रूट अंडर ये वाला। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया तो तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाओगे, हाफ एमबी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। समझ पा रहे हो तुम लोग हम क्या बोल रहे हैं? जी भैया। जीरो के जगह कुछ वैल्यू आएगा तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन चेंज होने वाला है, तो वहां पे तुम्हें बेसिक से ही जाना होगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं। जी बता दिया। बट इन जनरल बुक वगैरह में भी देखोगे तो तुम्हें रेस्ट ही मान के दिया रहता है क्वेश्चन, अगर इन जनरल रेस्ट से ही पूछता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट से ही आएगा हमेशा क्वेश्चन। वो दे सकता है चार्ज मूव कर रहा है इतने वेलोसिटी से, अचानक से इतना वोल्ट से उसे क्या कर दिया, एक्सीलरेट करा दिया, बताओ क्या होगा उसका। तो लगाना पड़ेगा तुम्हें बेसिक चीजों की, इनिशियल काइनेटिक जब जीरो नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अगर हम इस फॉर्मूले को और एक्यूरेट करना चाहें, मतलब उसको भी इंक्लूड करना चाहें, तो हम ये लिख देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ऐड कर दो H, जो तुम बहुत कम यूज करोगे क्वेश्चन, बट वो हमेशा काम करेगा। 2m ले लो, और क्यूबी की जगह क्या कर दो, क्यूबी प्लस इनिशियल काइनेटिक, इनिशियली कुछ स्पीड दिया गया उस चार्ज को, तो वो काइनेटिक यहाँ पे ऐड कर दो। बस हमारा उस केस में भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। बट चूंकि हम लोग रेस्ट में मान रहे हैं इनिशियल, तो अपने पास के इनिशियल जीरो है, इसलिए फॉर्मूला सिंपल रूट अंडर 2m, क्यूबी बुक में भी लिखा हुआ रहता है, अज्यूमिंग दैट चार्ज इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। घेर लो ये क्यूबी प्लस के इनिशियल, यही तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट होगा। तुम जीतने हाँ सही है। बटलर लगाई थी जोरी वेस्ट, कोई याद नहीं है वो, पार्टनरशिप वाला, हम तो हैदराबाद लगाए थे। ये भी सही है। वो वाला विकेट वाला एक, चलो तो ये तुम्हारा यहाँ पे डी ब्रोगली कंसेप्चुअली तुम्हारा फिनिश हो जाता है, थ्योरेटिकली एटलीस्ट बोले तो, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद अब देखते हैं इसको कुछ क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। लिख लिए क्या तुम लोग पूरा? बोलो जी भैया। चलो लिख जी लिया, भैया। ठीक है ठीक। अब आ जाओ एनसीईआरटी पे, बुक पे। बुक पे और अब देखो यहाँ अपने पास लेमडा इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूला एच बाई पी, हम तो यही लिखा करेंगे हमेशा, एच बाई पी। अब ये देखो इसमें क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का बुक है तो तीन एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तीन फर्स्ट दो एग्जाम्पल ही हम कंसिडर करना चाहेंगे क्योंकि कुछ कंक्लूजन वहां से निकालना है हमको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंपल सा, या इसको छोड़ो हम लोग सिंपल करते हैं, मान लो, और जैसे हम खुद का ही बात करते हैं, मान लो, ठीक है। मान लो मेरा मास, ठीक है, मेरा मास 60 kg, 60 kg है मान लो मेरा मास, और मेरा स्पीड मान लो एक सेकंड को नॉर्मली कितना स्पीड होता होगा, बोल के बोलो, जो एक रियलिस्टिक वैल्यू बोलो तो स्पीड का कितना होगा जो आदमी चलता होगा जनरली, 10 मीटर बोलो रियलिस्टिक वैल्यू कितना ले, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, चलो ठीक, 15। चलो ये मास और वेलोसिटी लो, क्विकली निकालो तो मैं लैम्डा कितना आ रहा है क्विकली, 6 पॉइंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसका कैलकुलेशन हम इधर करने वाले हैं, करके इधर लैम्डा तुम लोग बताओ क्या आ रहा है लैम्डा।
कोशिश करना निकालो जिसमें निकालना हो, एसआई यूनिट में निकालना तो एसआई में भी निकालो, मीटर में निकाल के बताओ, जिसमें निकालना हो निकाल के बताओ। ये एक ह्यूमन के लिए सॉल्व किया जा रहा है। फिफ्टी 60 90 362 into 10 to the power minus 37 आएगा। कितना आ रहा है बोलो? 7.362। चलो 7.3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कर देते हैं। चलो इनटू 10 to the power minus 37। -37 मीटर। जी भैया। चलो ठीक है, सही होगा। फुली कंफर्म कर लो बाकी लोग भी अगर इनके सॉल्व किए हो तो। एंगस्ट्रॉम में भी बोलना तो मुश्किल ही है, मतलब 10⁻⁻, देख सकते हो 7.4 इंटू, अगर एंगस्ट्रॉम में भी बोले तो 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। चलो ये इसका हो गया कहानी। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन पे। एनसीईआरटी का 2.13 एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वो दिए हुआ है काइनेटिक एनर्जी, राइट? देखो बुक पे जी भैया। काइनेटिक एनर्जी दिए हुआ है, मास दिए हुआ है, उसका लेमडा निकालो क्विकली। ये वाले फॉर्मूला से लेमडा इज इक्वल टू h/√2m के ही लगाओ डायरेक्ट। मास भी दिए हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी दिए हुआ है, सॉल्व भी वो किए हुआ है, घर पे जाके मैच करना। यहाँ से उसका लेमडा कितना रहा देखो तो, बोलो तो कितना है उसका लेमडा सॉल्व करके, जो क्वेश्चन सॉल्व लेमडा 896.7 देख लो यार, 896.7 नैनोमीटर। 896.7 नैनोमीटर। अगर जस्ट इसको भी हम एसआई में बदले तो जस्ट बदल लो ताकि दोनों को कंपेयर कर पाए। 8.969 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा, अगर समझ पा रहे हो तो। -9 + 2 -7 मीटर। ये निकाले मीटर में हम लोग तो -7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? -37 आ रहा है। मतलब हमारा, यानी हम खुद के लिए सॉल्व किया एक तरह से समझो तो, यानी हम लोग जो जनरली जिस ऑब्जेक्ट में रहते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तुम मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जनरली रहते हो, बड़ा बड़ा चीज को देखते हो, तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जनरली देखते नहीं हो ना, उनके साथ डील करते हो ना, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ। बाकी चीज के साथ एक्सपीरियंस देख रहे हो, उसका बिहेवियर भी देखो, ऑब्जर्व भी करो। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में है हम लोग। और ये जो दाहिने साइड में हम लोग किए हैं ये माइक्रोस्कोपिक है, सब एटॉमिक लेवल का बात कर रहे हैं। तो तुम अगर देखो तो ये हाइपोथेसिस लेमडा इक्वल टू हम दोनों के लिए लगा के देखे, मैक्रो वर्ल्ड के लिए भी, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में भी, और दाहिने तरफ इलेक्ट्रॉन यानी सब एटॉमिक डोमेन या माइक्रोस्कोपिक डोमेन उसे बोलते हैं। तो तुम देखो तो ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन का जो लेमडा है वो लगभग सिग्निफिकेंट है, -7 है और यहाँ -37 है। मतलब तुम ऐसा मान सकते हो मेरा लेमडा है तो, बट सचमुच से कोई सेंस ही नहीं है, लगभग 0 है। मतलब वे में जैसा मेरे में कैरेक्टरिस्टिक्स है बट नेग्लिजिबल है वो, मतलब कंसिडरेबल नहीं है। मतलब यह हाइपोथेसिस भले ही सबके लिए है लेकिन ज्यादा रेलिवेंट है सब एटॉमिक डोमेन में। ये कंक्लूजन हम निकालना चाहते हैं, यहाँ से लिखा हुआ भी होगा। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भले ही बोलता है कि हर चीज वेव जैसा बिहेव कर सकता है, लेकिन वेव वाला जो लेमडा तुम निकाल रहे हो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, माइक्रो में ही सिग्निफिकेंट होता है। 896 नैनोमीटर आया, और ये अगर नैनोमीटर में बदलो तो 0.000001012 जीरो आएगा, उसके बाद नैनोमीटर, मतलब लगभग ना के बराबर है मेरा लेमडा वेवलेंथ, ना के बराबर। तो वही वो क्वेश्चन देखो सॉल्व किया एनसीईआरटी ने पहले बॉल के लिए। बॉल तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक हुआ जो हम अभी आदमी के लिए किए, खुद के लिए किए, और उसके बाद वो माइक्रोस्कोपिक के लिए दूसरा एग्जांपल लिया, और फिर वो कंक्लूजन ये निकाला होगा, पता नहीं वहां पे नहीं लिखा है, थ्योरी में ये पॉइंट लिखे हुआ। तो एग्जांपल लिया 2 पार्ट से लिया, एक बॉल के लिए और एक ये के लिए। तो यहाँ से लिख लो क्विकली, कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन ये लिखो इसमें, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस is more relevant for
स्मॉलर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रह जाता है। तुम अपने लिए लगाओगे, अपने लिए मानोगे ठीक है बोल रहा है डी ब्रॉगली कि तुम भी जैसा बिहेव कर सकते हो, बट तुम्हारे अंदर वो सिग्निफिकेंट नहीं है वे वाला बिहेवियर, लगभग नेग्लिजिबल है। ठीक है, और शायद ये भी एक रीजन है, जब समझ लो कि हम लोग जितना मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसे पार्टिकल पार्टिकल मान रहे थे, उसको सही इसलिए माना जा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स नहीं लगाते हैं हम लोग जनरली जब पढ़ रहे होते हैं 11 12 पे फिजिक्स, और वो सही होता है क्योंकि वहां पे तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स भी लगाओगे ना तो वही रिजल्ट आएगा जो तुम पढ़ रहे हो नॉर्मल न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंट नहीं है हम लोगों के लिए, जिसके लिए हम लोग क्वेश्चन जनरली पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। प्रॉब्लम वहां पे जाकर सब एटॉमिक लेवल पे, इसलिए वहां पे जाकर के क्वांटम मैकेनिक्स लगाना मजबूरी हो जाता है आजकल। क्वांटम मैकेनिक्स लगा के तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना अपना नॉर्मल ये मैकेनिक्स वगैरह हम कर रहे थे, डिफिकल्टी में लगा रहे थे, टेंशन निकाल रहे थे वगैरह वगैरह, जनरली बराबर ऑब्जेक्ट ही होता है, तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं लेते वहां पे। उसके लिए भी तुम क्वांटम मैकेनिक्स लगाओगे ना तो आंसर वही आएगा जो तुम नॉर्मल से सॉल्व करते हो, इसलिए यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग नहीं लगाते। लेकिन सब एटॉमिक में जाकर तुम नॉर्मल ये लगाओगे इक्वल टू में वगैरह, सारा रिजल्ट तुम्हारा गलत आने लगेगा, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स लगाना मजबूरी हो जाता है। तो यही यहाँ से कंक्लूजन निकला, ये हाइपोथेसिस मेनली लाया गया था सब एटॉमिक के लिए, भले बोला गया है लेकिन सेंस इसका सच में जो है वो सब एटॉमिक के लिए यही है। बट तुम बोलोगे क्या भाई हर चीज वेव जैसा भी बिहेव कर सकता है, पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हर चीज में डुअल नेचर होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो जाता है। और इसके बाद दूसरा जो इसमें प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वापस से लिंक भेज रहे हैं। ठीक है, और उसको फिर डिस्कस कर लेंगे।